आज हम लोग बात करेंगे अपने एक नए टॉपिक पर, नई सीरीज शुरुआत करेंगे एकदम नए लेवल से, जिसका नाम क्या होगा, वैदिक काल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैदिक काल बोलेंगे। और आज हम लोग चर्चा करेंगे वैदिक काल के बारे में। तो जब हम लोग वैदिक काल के बारे में चर्चा कर रहे होंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वैदिक काल आखिर है क्या, क्या स्पेशल है इसमें, क्या स्पेसिफिकेशन है इसकी, क्या विशिष्टताएं हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ना। तो सबसे जरूरी बात तो यही है। देवाशीष प्रसाद, जय हिंद। जय हिंद बच्चे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि सारे बच्चे क्या हो जाए, जुड़ सके। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये जानना कि वैदिक काल है क्या, क्या नहीं है वैदिक काल, क्या है वैदिक काल, ये जानना। आपको मैं एक चीज बता दूं, आज वर्तमान में जो संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, जिन चीजों को आप मान रहे हैं, चाहे वो धार्मिक रूप में हो, चाहे वो त्योहार हो, चाहे जो भी विशिष्टताएं हो, आप एक चीज मान के चलिए कि ये कहीं ना कहीं इतिहास से जुड़ा हुआ पहलू रहा है। और यही वैदिक काल है, वही वो चीज है जिनको आज आप देखने को पाते हैं, है ना। तो ये वैदिक काल जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरह से देखिए, इसमें से एग्जाम में भी आपके प्रश्न लगभग जो भी आते हैं, तो शायद यहां से प्रश्न आपसे आ सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक तरह से इस तरह भी कि भाई किस तरह हमारा जो धार्मिक रवैया था कैसे था इतिहास में, और क्या वर्तमान में भी उन चीजों को हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इन सारी चीजों के बारे में भी हमको देखने को मिलता है, इन सारी चीजों के बारे में भी पता चलता है। तो देखिए, सबसे पहले वैदिक काल जो है, इसका जो टाइम पीरियड रखा गया है, इसका टाइम पीरियड जो है वो 1500 बीसी से लेकर के कब तक है, 600 बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट जो है, ईसा पूर्व जो है, यहां तक रखा गया है। मतलब 1500 से 600 बीसी के बीच में क्या है, वैदिक काल वाला पीरियड आपका होता है। और वैदिक काल को दो भागों में डिवाइड भी किया गया है। कैसे बच्चे, दो भागों में सर कैसे, थोड़ा बता दीजिए। वैदिक काल को हमने तो ऐसे डिवाइड नहीं किया गया है। बात क्या है कि कुछ विशिष्टताएं होती हैं, कुछ इसका अलग अलग अपने तरीके से बातें होती हैं। जब एक चीज दूसरी चीज से नहीं मिल पाती है तो हम क्या करते हैं, उन चीजों को बांट देते हैं ताकि आसानी हो जाए हमको किसमें, पढ़ने में। और यही चीज है वैदिक काल के साथ भी। वैदिक काल दो भागों में बटा हुआ है। एक को हम बोलते हैं क्या, एक को हम लोग बोलते हैं, देखिएगा, एक को बोलते हैं ऋग्वैदिक काल। क्या बोलते हैं? एक को बोला जाता है ऋग्वैदिक काल, और एक को बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। एक को क्या बोलते हैं, उत्तर वैदिक काल। अब बच्चे एक चीज को समझिएगा, यही चीज इतनी ही नहीं है सिर्फ, इसमें जब आप नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि इनका तो अलग अलग तरीके से आपने बांट दिया, लेकिन इनका टाइम पीरियड भी बटा हुआ है। टाइम पीरियड कैसे बटा हुआ है, इसको जब आप देखेंगे तो जो ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड है वो आता है 1500 बीसी, या मैं कहूं 1000 ईसा पूर्व की बातें। मतलब ये ऋग्वैदिक काल जो चलता है ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक चलता है। वहीं जब आप उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो ये 1500 सॉरी ये 1000 ईसा पूर्व से लेकर के कहां तक, 600 ईसा पूर्व की आपकी क्या होगी, घटना होगी, जानकारी होगी, यहां पे हम देख रहे होंगे। ठीक, तो अब देखिए, क्या हम इन दोनों को साथ लेके चलें या इन दोनों को अलग रख के चलें। ठीक, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों और शेयर भी कर दीजिए। साथ लेके चलेंगे तो बड़ा ही क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, मुझे नहीं आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी। आप जब इसको समझ रहे होंगे, अगर साथ लूंगा, मैं बताऊंगा कि ऋग्वैदिक काल में ये घटना घटी, उत्तर वैदिक काल में ये घटना घटी, अगर ऐसे हम लोग सोचते चलेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आप में क्या हो जाएगा, एक घालमेल हो जाएगा और आप चीजों को सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। इसी के लिए हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए, नितेश यादव, जय हिंद। जय हिंद बच्चे। हम लोग क्या करेंगे इसको समझने के लिए, इसको समझने के लिए हम लोग बांट देंगे। कैसे बांट देंगे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये जानना, कैसे सर बांटेंगे आप ये बताइए। तो इसको हम लोग पहले ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी लेंगे, फिर हम जानेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। ठीक, लेकिन इन सारी चीजों को जानने से पहले हमारे पास कुछ प्रश्न होंगे। अनिल भारद्वाज, जय हिंद। जय हिंद बच्चे। कुछ प्रश्न होंगे। प्रश्न कैसे होंगे, प्रश्न ऐसे होंगे कि सर ये तो बता दीजिए वैदिक काल आखिर बोला क्यों जाता है। तो बच्चे सीधी सीधी बात है, वैदिक काल नाम से ही छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि वैदिक काल जो है, वैदिक काल बोला इसलिए जाता है, यहां पे क्या हुई, वेदों की रचना। क्या हुई? वेदों की रचना के कारण इसको क्या बोला जाता है, वैदिक काल इसको बोला जाता है।
वेदों की रचना हुई, वेदों के बारे में हमको जानकारी मिलती है, वेद हम पढ़ते हैं, इसके लिए हमको क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, इसलिए हम बोल देते हैं वैदिक काल। आफ्टरनून बच्चे लोग, ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, वैदिक काल बोल देते हैं। बच्चों सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग, है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वैदिक पीरियड हम लोग बोल देते हैं। तो जब इन सारी चीजों को देख रहे होंगे तो आगे हम जब बढ़ेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि सर सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ऋग वैदिक काल आखिर है क्या, या वैदिक काल आखिर है क्या, किसने इसको बसाया, कैसे बसाया, कैसे आए, क्या भारत के निवासी थे, बाहरी थे, इनकी क्या विशेषताएं थी, सर ये तो बता दीजिए। बिल्कुल, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। देखिए एक चीज तो आपको पता होगी, 1500 बीसी की मैं बात कर रहा हूं, और इससे पहले अगर आपको पता हो, और अगर हड़प्पा सभ्यता वाला आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता यह चला होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो 1750 बीसी, कब, आइए यहां पे नेक्स्ट पेज में देखते हैं, कब, 1750। आपको पता होगी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो 2500 से लेकर के 1750 बीसी तक चलती है ना। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की मैं बात कर रहा हूं। और एक मैं अभी जो वर्तमान में बात करने जा रहा हूं, किसके बारे में बात करने जा रहा हूं बच्चे, तो वो मैं बात करने जा रहा हूं 1500 बीसी से लेकर के किसके बारे में, 600 बीसी के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं वैदिक काल। तो सर एक चीज तो बताइए ना, आपने क्या किया, आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा दिया, उसके बाद सीधा आप मूव ऑन कर गए कहां पे, वैदिक काल में। सर लेकिन मुझे एक चीज दिख रही है, मुझे दिख रहा है इसके बीच में 250 साल का गैप, क्या दिख रहा है, 250 साल का गैप। सर आपका दाढ़ी रखा करिए, अच्छे लगते हैं नितेश यादव। ठीक है बच्चे, ध्यान रखेंगे, अगली बार से दाढ़ी रखने का पूरा प्रयास होगा, ठीक है। कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 250 साल कहां चला गया सर, कम से कम इसके बारे में तो समझा दीजिए, कहां गया 250 साल। तो बच्चे बात क्या है ना, 250 साल वाला पीरियड जो है उसको हम बोलते हैं संक्रमण काल। क्या बोलते हैं, संक्रमण काल के रूप में उसको हम लोग घोषित कर देते हैं। कैसे घोषित कर देते हैं, क्यों घोषित कर देते हैं, तो आइए समझते हैं। बात क्या है कि आपको पता है जब हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ तो विनाश कैसे हुआ, मैंने आपको बताया, लोग खत्म नहीं हो गए, लोगों की मृत्यु नहीं होगी, सारी सभ्यताएं नहीं विनष्ट हो गई, हर एक अलग अलग स्तर के अलग अलग तरीके से क्या हुआ, उनका विनाश हुआ। मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था, कहीं बाढ़ से विनाश हुआ, कहीं जलवायु परिवर्तन, तो कहीं महामारी आई, तो कहीं कुछ चीजें थी जिसके कारण क्या हुई है, धीरे धीरे जो नगर थे, नगर अपनी विशेषताओं को खत्म करते चले गए और पुनः ग्रामीण क्षेत्र में वो आ गए। तो इसीलिए आपको पता होगा कि हड़प्पा की क्या है कि 4 कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस हैं। एक को बोलते हैं हड़प्पा पूर्व, एक हड़प्पा बाद वाली आती है प्राक हड़प्पा, एक पूर्व हड़प्पा, एक हड़प्पन वाली जो चीजें हैं वो होती, वो सब आपको जानने के लायक चीज नहीं है। जैसे आपको मैंने बताया था ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता आती है, उसके बाद हड़प्पा आती है ना, तो यही सेम कंडीशन फिर से है। मैंने आपको जो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के बारे में बताया था, कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, उसके बाद क्या होता है, हड़प्पा सभ्यता आती है, उसी में से निकल करके आगे भी क्या होगा, यही चीज होगी। जब आगे आप ये चीज देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हड़प्पा सभ्यता के बाद जब नगरों का विनाश हुआ तो लोग मूव ऑन कर गए ग्रामीण सभ्यता की तरफ, और फिर से क्या आ गया, ताम्रपाषाण काल आ जाता है। ठीक, तो हम लोग वहां पे चर्चा नहीं करेंगे, वो 250 साल पीरियड जो चलेगा वही ताम्रपाषाण काल वाला होगा, और इसमें कुछ बाहरी लोग भी आएंगे जिनको हम नाम रखेंगे आर्य। क्या नाम रखेंगे, आर्य नाम रखेंगे। और एक खेप, लगभग ज्यादा से ज्यादा खेप जो हमको देखने को मिलती है वो 1500 बीसी के आसपास दिखती है, उन आर्यों की खेप। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि जो वैदिक काल है वो आर्यों से जुड़ी हुई सभ्यताओं का काल है। मतलब हम आर्यों के बारे में जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि आर्य क्या होते हैं। ठीक, तो बच्चे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर ये सारी चीजें तो आप बताइएगा, ठीक है, लेकिन इससे पहले हमको ये बता दिए कि आर्य थे कौन और आए कहां से सर, इसके बारे में थोड़ा सा तो समझा दीजिए। देखिए इसके बारे में बड़ा ही कंट्राडिक्शन है। कोई बोलते हैं कि भैया आर्य क्या थे ना, आर्य ऐसे लोग थे जो भारत के ही निवासी थे, जैसे हड़प्पा सभ्यता वाले लोग थे, वो उनकी जब सभ्यता विनष्ट हो गई तो वो क्या किए, मूव ऑन कर गए ग्रामीण क्षेत्र की तरफ, ग्रामीण सभ्यता की तरफ। तो ग्रामीण सभ्यता ही वाले क्या हुए, आगे चल के आर्य वाला रूप ले लिए। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। एक सप्त संधों वाला जो क्षेत्र है, सप्त संधों में आपको बताऊंगा आगे कि जो 7 नदियों से बना हुआ क्षेत्र है,
वो वहां के निवासी जो थे उन्होंने ऐसा किया। कुछ बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, आर्य जो आए हैं आर्कटिक क्षेत्र से आए हैं, जैसे आपके बाल गंगाधर तिलक वो बोलते हैं और बुक भी लिखते हैं, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, ऐसे बुक है ना। इसी तरह फिर एक व्यक्ति इसमें आएगा जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति होगा आपके लिए, ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जिसका नाम होगा मैक्स मूलर। क्या नाम होगा? मैक्स मूलर। और मैक्स मूलर आएगा, वो बोलेगा आपसे कि बच्चे एक चीज सुनिए, समझिए कि जो आर्य हैं वो आर्य यहां से नहीं आए, ना आर्य यहाँ के निवासी हैं भारत के, ना हड़प्पा सभ्यता वाले लोग थे जो आर्यों का सभ्यता का निर्माण किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो आर्य वाली सभ्यता है, वैदिक कालीन जो सभ्यता है, उसका जो निर्माण होता है मेरे बच्चे, वो कहां होता है, वो कौन करते हैं? तो वो बोलता है कि एशिया माइनर, क्या सेंट्रल एशिया, क्या है? सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया, ठीक। बोलते हैं जो मध्य एशिया के लोग थे, निवासी थे, इन्होंने क्या किया, ये एक जगह से दूसरी जगह वितरण करने वाले लोग थे, और विचरण करते करते अपने भारत के अंदर क्या करते, एंट्री करते हैं। और इन्होंने ही क्या किया, वैदिक काल की शुरुआत की। समझ रहे हैं? इन्होंने क्या किया, वैदिक काल की शुरुआत की। सर ठीक है, आप ये सारी चीजें बता तो रहे हैं, बोल रहे हैं, सुनने में भी अच्छा लग रहा है हर एक चीज, लेकिन सर थोड़ा सा अगर मैप के थ्रू बता देते तो हमको अच्छा लगता, समझ जाते हम कि कैसे सर हुआ, कैसे नहीं हुआ, आर्यों का आगमन कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, इस चीज के बारे में बता दीजिए। आइए सबसे पहले क्या करते हैं, एक मैप बनाते हैं भारत का। किसका मैप बच्चे? इंडिया का हम लोग क्या बनाते हैं, मैप बनाते हैं। आइए देखते हैं। जब आप इंडिया का मैप बना रहे होंगे बच्चे, तो पूरा इंडिया का मैप बनाने की आपको जरूरत ही नहीं। ये बोलते हैं इसको क्या, अखंड भारत। पहले इतना ही पूरा भारत हुआ करता था, ऐसे ही क्या हुआ करता था, पूरा भारत आपका हुआ करता था। जब आप इस क्षेत्र को बना लेंगे, इस क्षेत्र को समझ जाएंगे, जान लेंगे, तो आपको यहां पे क्या बनाना पड़ेगा, एक ऐसा क्षेत्र, ये ऐसे बनाइए। देखिए जब आप ऐसे बनाएंगे, सॉरी इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूं। देखिए ये है भारत। भारत के बाद आप, ये अखंड भारत की बात हो रही है, जिसमें पाकिस्तान वगैरह वाला भी क्या क्षेत्र शामिल है। और जब इन क्षेत्रों के आप देख रहे होंगे तो आपको कुछ क्षेत्र देखने को मिलेंगे। क्षेत्र कैसे होंगे, पहले तो ये होगा, ऊपर वाला आपको पता है अफगानिस्तान होगा, फिर इसके बाद एक क्षेत्र लगा होगा ईरान। क्या लगा होगा, ईरान। और इसको हम बोलते हैं तुर्की। क्या बोलते हैं, तुर्की। और याद रखिएगा इसको एशिया माइनर भी बोला जाता है। क्या, एशिया माइनर बोला जाता है। देखिए आर्य आए कहां से, हम इनके बारे में क्या कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, इनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। जब इन सारी चीजों को आप देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि आर्यों का आगमन कैसे होता है। तो आइए समझते हैं, देखते हैं। देखिए आर्य क्या थे ना, आर्य थे बाहरी। ये मैक्स मूलर की घटना है, ये हम लोग क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं, मैक्स मूलर। किसके बारे में, मैक्स मूलर क्या बोलता है कि कैसे आर्य भारत आते हैं, वो क्यों बोलता है आखिर कि भारत, जो आर्य थे वो भारत के अंदर आते हैं और बाहर से आते हैं, भारत के निवासी नहीं थे। वो क्यों आखिर इस चीज को बोलता है, इन सारी चीजों को हम लोग क्या करने जा रहे हैं बच्चे, जानने का प्रयास करने जा रहे हैं। जब इन सारी चीजों को देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि क्या थी चीजें, क्या नहीं थी चीजें, कहां से आते हैं, क्या क्षेत्र है, क्षेत्र वाइज चीजें क्या है, क्षेत्र वाइज चीजें क्या है, क्या नहीं है, इन सारी चीजों को देख लेंगे। देखिए ये तुर्की, ये ईरान, इन दोनों क्षेत्रों को आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपके लिए बताएगा, एक फैक्ट देगा आपको। यहां से आपको एक चीज पता होगी कि एक जगह है तुर्की में, तुर्की से एक चीज मिला है जिसको बोलते हैं बोगज कोई अभिलेख। क्या बोलते हैं, बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख। बच्चे मैं यहां पे एक चीज लिख देता हूं कि आर्यों का आगमन। क्या लिख देता हूं, आर्यों का आगमन, ताकि आपको चीजें क्या हो, क्लियर रहें, आपको चीजें क्या हो, क्लियर रहें।
ठीक। और इन्होंने क्या बोला, मैक्स मुलर ने, कहां से होता है आर्यों का आगमन, ये बोलते हैं मध्य एशिया से। कहां से? मध्य एशिया। तो बात क्या है बच्चे, एक अभिलेख का नाम है जिसका नाम क्या है, बोगज कोई अभिलेख नाम है। और जो बोगज कोई अभिलेख है वो लगभग प्राप्त हुआ है कहां से, वो प्राप्त हुआ है आपको लगभग 1400 बीसी पहले। कब बच्चे? 1400 बीसी पहले प्राप्त होता है बोगज कोई अभिलेख। कहां से प्राप्त होता है? तुर्की से। एशिया माइनर नामक जगह है, 1400 बीसी पहले क्या प्राप्त होता है, बीसी की जानकारी वहां पे मिलती है कि ये लगभग इतना पुराना अभिलेख है, जो 1400 बीसी पुराना अभिलेख है एक तरह से। यहां पे क्या बात है, यहां पे कुछ चीजें मिलती हैं। यहां पे चीजें क्या मिलती हैं, इसमें कुछ देवता, किनके? देवता के नाम लिखे हुए मिलते हैं। और वो देवता कौन कौन से थे बच्चे, तो याद रखिएगा, एक का नाम था वरुण। क्या नाम था? वरुण। एक का नाम था इंद्र, एक का नाम था मित्र, और एक का नाम था नासत्य। क्या नाम था? नासत्य। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्यों? फनी वीडियो। जय हिंद। जय हिंद बच्चे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए, मैं बताता हूं। याद रखिएगा, ये वरुण, ये इंद्र, ये मित्र, ये नासत्य, ये ऐसे देवता हैं जो आप देखेंगे तो आपको ऋग्वेद जब आप पढ़ रहे होंगे तो वहां पे भी आपको इन देवताओं का क्या मिलेगा, जिक्र मिलेगा। और वर्तमान में भी आप इन देवताओं को क्या कर रहे हैं, जान रहे होते हैं। अब एक चीज दिमाग से सोचिए कि भाई इन देवताओं की जानकारी हमारे भारत के अंदर है और ये वहां पे भी मिलते हैं, ऐसे कैसे? तो ये एक चीज क्या हो जाता है, प्लस पॉइंट हो जाता है ये बताने के लिए कि भाई मुझे क्या लगता है ना, कि ये जो लोग हैं जो यहां भगवान की बात कर रहे हैं, ये लोग अपने यहां के नहीं हैं, ये लोग वहीं से आए हुए हैं और वहां के भगवानों को यहां लेके आए और हमको बताएं कैसे क्या है, सारी चीजें समझ रहे हैं। एक ये आपको क्या मिल जाती है, जानकारी देखने को मिल जाती है। चीजें समझ रहे हैं आप, चीजें समझ रहे हैं कैसे जुड़ रही हैं चीजें, कैसे चीजें जुड़ती हैं कैसे नहीं होती, ये सारी चीजें आपको बताएंगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। तो बताता है कि भाई यहां से ये एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ये बताता है। इसी तरह ईरान में क्या है, जिंद अवस्था पाया गया, वहां पे भी भगवानों की जो नाम है अपने यहां से मिलते जुलते भगवान, वही रिचुअल्स, उसी तरह प्राकृतिक रूप में भगवानों को पूजना कैसे पूछते, तो वो हम धार्मिक चीजों का सब चीज हम देखेंगे, आपको बताएंगे भी। ठीक है, तो आर्यों का आगमन कहां से होता है, तो आर्यों का आगमन आपको याद रखना है कि आर्यों का आगमन जो हो रहा है बच्चे, कहां से हो रहा है, ये मध्य एशिया वाले क्षेत्र से हो रहा है। कहां से हो रहा है, मध्य एशिया वाले क्षेत्र से हो रहा है। सर ठीक है, आप ये तो बता दिए हैं, सर प्लीज एक बार बता दिए आर्य होता क्या है, आर्य क्या होता है, आर्य शब्द क्या है सर, इसके बारे में तो बता दीजिए। तो देखो भैया, आर्य क्या थे ना, आपने महाभारत देखी होगी तो आपको वहां पे सुनने को मिलता होगा, क्या मिलता, आर्य पुत्र, हे श्रेष्ठ आर्य, है ना, ऐसे मिलते हैं ना, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो वो आर्य वही वाली कंडीशन है, वही वाली कहानी है, समझ रहे हैं। वो सब जब हम आप लोग को पढ़ाएंगे आगे तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा हर एक चीज जोड़ने के लिए। अभी यहाँ पे जोड़ूंगा तो आप लोग दिक्कत में आ जाएंगे, समझने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो अभी आप देखिए यहाँ पे कैसे, तो आर्य का एक शाब्दिक अर्थ होता है जिसको बोला जाता है श्रेष्ठ। क्या बोला जाता है, श्रेष्ठ, या फिर अपने आप को बोलते हैं कुलीन। क्या बोलते हैं, कुलीन। ये अपने आप को उत्तम भी बोल देते थे। क्या, उत्तम, मतलब ये कहने चाह रहे हैं भैया कि हम क्या हैं, आर्य का अर्थ होता है शाब्दिक कि हम सबसे अच्छे हैं। क्या है, हम सबसे अच्छे हैं, हम बड़े घर वाले हैं, हमारे पास क्या है, बोलने का तरीका है। और दूसरी बात एक और आर्य वो जो क्या करते थे, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। क्या करते थे बच्चे, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, ऐसे ये अपने आप को कहेंगे, संस्कृत बोलने वाले लोग अपने आप को कहा कहेंगे कि मैं आर्य हूं। समझ रहे हैं चीजों को, समझ रहे हैं कि नहीं बातों को। देखिए बात क्या कि सर आप ये क्यों बता रहे हैं, मतलब क्या भारत के यहां जो लोग थे वो क्या कैसे थे, ये अपने आप को श्रेष्ठ क्यों बोल रहे हैं। इन्होंने इसलिए श्रेष्ठ अपने आप को बोला सिर्फ चीजों को समझाने के लिए। कैसे समझाने के लिए, ये बताना चाह रहे थे कि देखो भाई हम लोग आ रहे हैं, हम लोग बाहर से जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे, अच्छा एक चीज बताइए, आप मान लीजिए घर पे हैं,
घर से आपको किसी दूसरी जगह पे मूव ऑन करना है, आपको दूसरी जगह पे जाके बसना है, तो दो तीन कंडीशंस आएंगी। पहली कंडीशन तो ये आएगी कि भैया हम बसने तो जा रहे हैं, लेकिन एक चीज ये है कि बसेंगे तो या तो खाली जगह मिल जाए तो वहां पे बस जाएंगे, कोई रहे ही ना। लेकिन अगर आप कहीं पे जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ लोग मिलेंगे, और लोग अगर आपके अनुसार ना हो तो उनके साथ आपके क्या होगा, दुविधाएं आएंगी। तो उन दुविधाओं को बताने के लिए इन्होंने अपने आप को क्या कहा कि जब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो हमको पता चलता है कि यहाँ के जो लोग हैं ना, वो पहली बात तो असभ्य हैं, उनको बोलना नहीं आता, छोटी कद वाले हैं, है ना, काली शरीर वाले हैं, और क्या है, चपटी नाक वाले हैं, और पता नहीं कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, और मूर्ति पूजक हैं ये लोग, लिंग पूजक हैं ये लोग। ऐसी बात कौन बोलते हैं, ऐसी बात बोलते हैं आर्य, प्रारंभिक आर्य। प्रारंभिक आर्य हम किनको बोलेंगे, हम ऋग्वैदिक जो आर्य होंगे उनको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक आर्य। उनको क्या बोलते हैं बच्चे, प्रारंभिक आर्य, उनको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चीजें क्लियर हुई, ये याद रखिएगा। इससे आपसे प्रश्न पूछ सकता है बच्चे, आपसे पूछ सकता है कि आर्यों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है मेरे बच्चे कि बोगज कोई अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है, एशिया माइनर से, वहां पे कौन कौन से देवताओं की बात की गई है, कौन कौन से देवताओं की बात की गई है, ये सारी चीजें आपको पता होगी। अब सर चलिए यहां पे तो आपने बता दिया, अब एक चीज ये बताइए कि ये तो आपने बता दिया आर्यों का आगमन, आर्य कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, कैसे नहीं आते हैं। फिर अभी आर्यों का जो विस्तार होगा बच्चे, उस विस्तार के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सर इससे पहले एक चीज और बता दीजिए, आपने आखिर क्यों ऋग्वैदिक काल को, उत्तर वैदिक काल को दो भागों में बांटा। आइए अब पीछे चलते हैं, कहां चलते हैं, पीछे चलते हैं, यहां पे क्यों बांटा दो भागों में, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए, क्योंकि इनकी सामाजिक, क्या, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक तथा आर्थिक क्यों बांटा भैया, इसलिए बांटा क्योंकि इनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थितियां जो हैं वो क्या हैं, वो अलग अलग हैं। उपासना मोहनी पांडे, जय हिंद, जय हिंद बच्चे। ठीक है, क्यों है, अलग अलग हैं, इसीलिए हमने क्या किया, इनको बांट दिया हुआ